1919 के अधिनियम का मूल्यांकन। 1919 के अधिनियम का मूल्यांकन भारतीय राष्ट्रीय संवैधानिक स्तर पर इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान उस ब्रिटिश जमाने में दिया गया भारतीयों को। 1919 के अधिनियम के द्वारा भारतीयों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ और यह अधिकार की विस्तृत विवेचना इसमें की गई कि अंग्रेज ऑफिसर जो पदाधिकारी थे, गवर्नर जनरल थे, भारतीयों के मार्ले मिंटो रिफॉर्म में जो कमियां थी उस कमियों को दूर करने का प्रयास इस एक्ट में किया गया, जिसके कारण लोग जो है अंग्रेजों में अपना विश्वास बनाए रखें। कुछ इतिहासकार ने भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट माना है। उस समय के बहुत से समाज सेवी, हिस्टोरिकल राइटर, राजनीतिक थिंकर ने उस समय की तत्कालीन घटनाओं को देखते हुए यह अनुमान लगाया कि यह भारतीय संविधान निर्माण का यह एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा, पूर्वानुमान है। ऐसा अनुमान लगाया कि तानाशाही व्यवस्था, नौकरशाही व्यवस्था को समाप्त कर यहाँ पर प्रजातंत्रात्मक सरकार की स्थापना होगी, इसकी उन्होंने कल्पना की। अब इस अधिनियम के निम्नलिखित गुण थे। यह 1919 के अधिनियम के गुण: 2 सदनों वाली प्रांतीय सभा की स्थापना की गई। भविष्य में संविधान का विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसमें 2 प्रकार के संविधान सभाओं का निर्माण किया गया और इस निर्माण के बाद भविष्य में दोनों सदन मिलकर अगर निर्णय लेगा तो उसे सारे भारतीय मानेंगे। इस अधिनियम के द्वारा लोगों को मताधिकार का विस्तृत आधार दिया गया कि कैसे वोट देना है, कैसे प्रतिनिधियों का चुनाव करना है। जनमानस में इसका पूर्ण रूप से विस्तार किया जाने लगा। इसके बाद अधिकारों से सजग हुआ, लोग अपने अधिकार और कर्तव्य का बोध समझने लगे। नंबर 3, भारतीयों को प्रांतों में भारतीय प्रशासन को पहली बार यह अवसर प्रदान किया गया। भारतीयों को इसके पहले वोट देने का अधिकार ब्रिटिश शासनकाल में नहीं था। राजनीतिक अध्यक्ष भारतीयों के होने के कारण सेवाओं में भी भारतीयकरण की सहायता मिली और भारतीयों को भी नौकरी में लोग इस अधिकार के बाद अधिक से अधिक संख्या में रोजगार में अंग्रेज लोग भारतीय लोग को मौका देने लगे। प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति, नेक्स्ट पॉइंट, चौथा, प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति भारतीय इतिहास के लिए लिखा जाने लगा। और नेक्स्ट पॉइंट 6, भारत का सचिव के अधिकारों में कमी की गई और गवर्नर के अधिकार का विस्तार किया गया, उसको विशेषाधिकार दिया गया। तो इस प्रकार 1919 के अधिनियम के जहां एक और गुण है तो उसके बाद दूसरा पक्ष दोष भी था, जिसके कारण अंग्रेजी अधिनियम के अधिकारों को पारित करने के बाद भारतीय के मन में रोष की भावना, पूर्ण स्वराज की भावना अंदर अंदर चल रही थी। केंद्र सरकार ने डिमेरिट, इसका दोष, केंद्र सरकार उत्तरदायी शासन को स्थापना नहीं की गई थी। इस अधिनियम में सांप्रदायिकता को बढ़ाया गया। 1920 ईस्वी में वर्षा बहुत कम हुई, जिसके कारण अकाल पड़ गया और ब्रिटिश अधिकारी इस अकाल में भारतीयों को सहयोग नहीं किए, जिसके कारण उनके मन में असंतोष बढ़ने लगा। मोंटेस चेम्बर्सफोर्ड ने सुधार कम लोगों को ने स्वीकार किया और यह स्थानीय
इसकी निंदा की और लोग जो थे स्थानीय स्वशासन के तहत जो रह रहे थे इसकी घोर निंदा करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट 4, वैध शासन सिद्धांत पूर्णतः दोषपूर्ण था। वैध शासन प्रणाली जिस उद्देश्य से अंग्रेजी हुकूमत ने लागू किया इसमें कई कमियां सामने आने लगी। प्रांतों को प्रशासनिक संस्थाएं ऐसा कार्य कर सकती हैं, वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत यह इसे कहीं से नहीं किया गया जो असफल हो गया। प्रांतों को जो अधिकार दिया गया था और केंद्र को जो अधिकार था, दोनों शासन के बागडोर में दोनों में तालमेल का अभाव के कारण इसमें गलतियां निकलने लगी। वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत विषयों का विभाजन जो अत्यंत अति तार्किक अव्यवहारिक था। विषयों को बांटना वैध शासन में सर्वथा गलत था, अनुचित था। उदाहरण के लिए सिंचाई का संबंध प्रांतों से है और केंद्र सरकार उसमें सहयोग नहीं करे तो विकास की धारा में यह जो है वह एक विकास की धारा में वह एक बाधा बना। और वन विभाग का अधिकार कृषि मंत्री और सिंचाई, तो इस तरह से अलग अलग जो प्रांतीय शासन और केंद्रीय शासन में जो तालिका में प्रीवियस में जो बताया गया कि ऐसे ऐसे करके डिवीजन कर दिया गया, तो जो इसके दोष साबित हुए। गवर्नर के पास अत्यधिक अधिकार होने के कारण नौकरशाही मंत्रियों या उनके आदेशों की चिंता नहीं करते थे। गवर्नर को पर्याप्त अधिकार होने के बाद वह अपने आप में अपने से नीचे अफसर के बारे में चिंता नहीं करते। इस प्रकार इन तमाम घटनाओं के दृष्टिपात करने के बाद इस संपूर्ण 1919 के संवैधानिक अधिकारों की विवेचना और किस तरह से वायसराय, मॉन्टेस्क्यू और रॉलेट रिफॉर्म एक्ट के द्वारा इस तरह से की गई भारतीयों की अपेक्षाओं के बाद वह असफल रहा और 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में वैध शासन प्रणाली अस्पष्ट हो गई और इसकी घोर आलोचना होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप वैध शासन के अपने रचयिता के उद्देश्य में पूरा करने में पूर्णतः असफल रहा और भारतीय उत्तरदायी शासन का वास्तविक प्रशिक्षण प्राप्त न था और अंग्रेज के मन में आंशिक संशोधन करने पर भी भारतीय इनके मन से संतुष्ट नहीं थे। इनके क्रियाकलापों में अभी भी बू आ रही थी कि भारतीयों और अंग्रेजों में भेदभाव की नीति को अपनाकर वह शासन करना चाहते थे। हिंदू मुसलमानों में फूटकर साम्राज्य का विस्तार की नीति को अपनाया। निर्वाचन प्रणाली में महिलाओं को अधिकार नहीं देने का अधिकार बनाया। इस तरह की अंग्रेजी हुकूमत में कई कमियों और दोषों के कारण 1919 का यह आंदोलन एक्ट जो है वह कमी, गुण और दोष के साथ यह आज इस पर हम विवेचना किए। थैंक यू।